सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या है। देखिए, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो भी ज़मीन पे वेजिटेशन आपको हरी भरी घास वगैरह दिखाई देती है, पेड़ पौधे, जंगल, ग्रासलैंड, वो देखिए किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, तापमान पे, और मॉइस्चर यानी कितना उसमें नमी है वातावरण में, उस पे डिपेंड करता है। जो द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। ये देखिए, जंगल होते हैं या घास के मैदान होते हैं या झाड़ झंकार झाड़ियाँ होती हैं या फिर टुंड्रा यानी ठंड में मिलने वाले जो मॉजेस वगैरह मिलते हैं वो। तो ये कुछ वेजिटेशन के टाइप्स हैं, आपको याद रखने हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ बड़े बड़े आपको पेड़ मिलेंगे। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई होगी वहाँ पे आपको बहुत सारे जंगल मिलेंगे। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. In the region of moderate rainfall, short stunted trees and grasses grow, forming the grasslands of the world. देखिए, जहाँ पे मॉइस्चर डिक्रीज होता जाएगा वहाँ पे पेड़ों की जो साइज़ है वो छोटी होती जाएगी। पेड़ों को पानी कम मिलेगा तो वो ग्रोथ कम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जंगल की जो डेंसिटी होगी वो भी कम मिलेगी। और ऐसी जगह जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, जैसे कहीं पे ना कम ना ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़ और ग्रासेस बहुत मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व के बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बनाते हैं। ग्रासलैंड्स जो होते हैं, आपको आगे इसके नाम और ये सब याद रखने हैं कि क्या होते हैं और कौन कौन से ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। In dry areas of low rainfall, thorny scrubs grow. जहाँ पे बहुत सूखे एरिया होते हैं और बहुत ही रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे आपको कटीली झाड़ियाँ और आपको इस तरीके के छोटे श्रब्स मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से ग्रोथ आपको नहीं लगेगा कि उसमें ग्रोथ है। तो छोटी छोटी झाड़ियाँ आपको ड्राई रीजन्स में मिलेंगे, जैसे कि आपको रेगिस्तान वगैरह में जो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो थॉर्नी और वैक्सी सरफेस के जो ट्रीज़ होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं ड्राई एरिया में मिलते हैं और इनकी डीप रूट होती है। अब आपको अगर पूछा जाए कि ड्राई एरियाज़ में मिलने वाली वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आपको ये थ्रू आउट लाइफ में याद रखना है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि ड्राई एरियाज़ में पाई जाने वाली जो वेजिटेशन होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, दे हैव डीप रूट्स। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, क्योंकि पानी मिलता नहीं है तो पानी की खोज में इन पेड़ पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं। उनकी लीव्स जो हैं वो थॉर्नी होती है, कांटेदार पत्तियाँ बन जाती हैं, और वैक्सी सरफेस बन जाती है ताकि पानी का जो लॉस है गर्मी की वजह से वो कम से कम हो। तो ये आपने समझा कि जो पानी के लॉस को बचाने के लिए ड्राई एरियाज़ में जो वेजिटेशन मिलती है वो स्पेसिफिक टाइप की मिलती है, जिसमें कटीली झाड़ियाँ और ये सब थॉर्नी झाड़ियाँ और वैक्सी सरफेस वाली लीव्स आपको मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस होता है या बेर, और कटीली झाड़ियों वाली जो वेजिटेशन होती है वो। फिर देखिए आप टुंड्रा वेजिटेशन जो कि कोल्ड पोलार रीजन्स में मिलते हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या मिलेंगे ये आप याद रखेंगे, मॉसेस और लाइकेंस। आपको बहुत ही इस टाइप की चीज़ें वहाँ मिलेंगी, जैसे कि लाइकेंस आप समझिए कि हरी जो शैवाल होती है, आपको उस टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे जिसमें आपको पत्तियाँ नहीं मिलेंगी, कोई सरफेस नहीं मिलेगी या कोई शेप नहीं मिलेगी। तो शेपलेस ये पेड़ पौधे या वेजिटेशन होते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस।
फिर अगर आप जंगलों को ब्रॉडली क्लासिफाई करें कि जंगल कितने तरह के होते हैं, तो जंगल आपको दो तरह के मिलेंगे, एक एवरग्रीन और एक डेसिडुअस। इसका मतलब है कि एवरग्रीन यानी वो जंगल जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, इनको हिंदी में सदाबहार जंगल भी कहा जाता है, और डेसिडुअस यानी पतझड़ वाले वन। तो सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन, अब ये किस पे डिपेंड करता है, व्हेन दे शेड देयर लीव्स। अब आप समझ गए होंगे इसके नाम से ही कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पतझड़ वाले वन होते हैं। और एवरग्रीन जो अपनी पत्तियां पूरे साल भर बनाए रखते हैं, उन्हें एवरग्रीन कहते हैं। तो evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. ये देखिए, आप याद रखेंगे कि जो deciduous forest है, उसके जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि उनको अपनी पत्तियों के थ्रू होने वाला जो मॉइस्चर का लॉस है उसे रोकना होता है। तो जब पत्तियां ही गिरा देंगे तो पेड़ में जो मॉइस्चर रहता है वो उसमें बना रहेगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के थ्रू पेड़ जो है अपनी पत्तियों के थ्रू जो मॉइस्चर है बाहर छोड़ देते हैं। तो पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो ये एक खास बात है डेसिडुअस फॉरेस्ट की, ये आप याद रखेंगे। These forests are further classified as tropical and temperate. अब ये फर्दर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट। एक वो जो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं और एक वो जो आपको टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं 0 to 23 डिग्री और 23 डिग्री to 66 डिग्रीज, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। इनमें जो हमारे वेजिटेशन पाए जाएंगे उनको हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट इस बेस पे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, आपने ये सीखा इन डील about the various forest type, their distribution and associated animal life in previous classes. पिछले क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा है। तो today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. अब धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, to feed the growing numbers, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो भोजन की ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट का जो ज़्यादातर भाग है उसको काट के साफ कर दिया जाता है और फसलें उगाई जाती हैं। तो फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। तो फॉरेस्ट को भी हमें कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम नेचुरल वेजिटेशन और उसमें मिलने वाली वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये पहले बोल रहा है कि फॉरेस्ट आर और वेल्थ, हमारी असली धन, हमारा असली संपत्ति क्या है, हमारे जंगल। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल एंड अदर एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स एनिमल को शेल्टर देते हैं और प्लांट्स और एनिमल दोनों मिलके इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो changes of climate and human interfaces can cause the loss of mutual habitats for the plants and animals. तो many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. देखिए, ये 3 वर्ड्स आप इस यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन्होंने यूज़ किए हैं कि बहुत सी स्पीशीज़ क्या है, ह्यूमन इंटरफेसेस की वजह से वल्नरेबल हो गई है, इंडेंजर्ड हो गई है और वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। तो डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काट देना, सॉइल इरोजन यानी आपकी जो मृदा है उसका कटाव होके बह जाना, और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ यानी बहुत सारी निर्माण की गतिविधियों से, फॉरेस्ट फायर लगने से, सुनामी आने से, लैंडस्लाइड्स होने से, आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स विच टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि विलुप्ति की जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर देती है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने के इस प्रोसेस को ये ऊपर जो दिए गए थे रीज़न, ये ख़त्म कर देते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ पोचिंग। जो शिकार होता है, जो जंगली जानवरों का शिकार होता है, उससे भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है।
तो कह रहा है कि द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ, देखिए इनके हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फैदर्स, उन जो पशु पक्षियों से और जंगली जानवरों से ये उनकी स्किन के लिए और उनके दांत, सींग वगैरह के लिए उनको शिकार करके उनको बेच दिया जाता है और उनका ट्रेड किया जाता है जो इल्लीगल है, उसकी वजह से भी इनको बहुत खतरा उत्पन्न हुआ है। देखिए जो फोटो में ब्लैक बक दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में मिलता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनो, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. अब हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में। तो अवेयरनेस फैलाने से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपको थ्रू आउट लाइफ टाइम काम आएगा जब आप बड़ी एग्जाम्स देंगे, यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम्स, वहाँ भी आपसे इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। देखिए नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बनाए गए हैं, पार्क्स बनाए गए हैं जिनको नेशनल पार्क्स बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। फिर हमने अपनी क्रीक्स, लेक्स और वाटरलैंड, वेटलैंड्स को भी कंजर्व करने के लिए ये भी हमारे बहुत प्रीशियस रिसोर्स हैं जो डिप्लेट हो रहे हैं, तो इनको भी कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ वी relative number of species is not distributed. Human activities in several parts of the world have disturbed in the natural habitats of many species due to indiscriminate killings, and animals have either become extinct और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको बताया गया है कि उसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, क्योंकि उनको मार दिया जाता है और उनका ट्रेड कर दिया जाता है इन कारणों की वजह से। तो अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, यानी सामाजिक वानिकी इसको हिंदी में कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड, इनको इनकरेज करना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल के बच्चों को भी शुड बी इनकरेज्ड फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स सो दे कैन अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज़ को हमें रेस्पेक्ट करने के लिए इनको देखना चाहिए, बर्ड वॉचिंग वगैरह ये सब हमें हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए। Many countries have passed laws declaring that trades as well as killing of birds and animals are illegal. In India, killing of lion, tiger, deer, great Indian bustard and peacock have been banned. इंडिया में भी हमने ऐसे लॉ बनाए हैं और हमने अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमने इनको बैन कर दिया है। An international convention CITES, देखिए CITES has been established that lists several species of animals and birds which trade is prohibited. अब ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हमने एनिमल्स और बर्ड्स की कुछ स्पीशीज़ की लिस्ट बना ली है और जिनका ट्रेड करना प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो ये सबकी एक एथिकल ड्यूटी है कि हम इसको कंजर्व करें। फिर आप साइट्स के बारे में यहाँ पढ़ लीजिए कि साइट्स कितना इम्पोर्टेंट है। साइट्स है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ये जितने भी जो थ्रेटन्ड और वल्नरेबल प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। आपको याद रखना है कि ये क्या है। फिर हम क्वेश्चन आंसर डील करेंगे जल्दी जल्दी। तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आंसर्स आप खुद ढूंढेंगे चैप्टर्स में से। हम खाली MCQs करेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, दैट इज सॉइल टेक्सचर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑफ स्टीप स्लोप्स, तो इसका आंसर है टेरेस कल्टीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द आंसर इज डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो ये था हमारा यूनिट 2। थैंक यू सो मच।